वो मेरी आत्मा जानती है कि मैंने उसे कैसे कंप्लीट किया। मैं ऑडियंस को फेस नहीं कर पाया सर। पूरा गाना मैंने आंखें बंद करके गाया और पूरे गाने में मेरे हाथ में माइक ऐसे कामता रहा। आपका वो पहला गीत था। गाते हो तो सर मुझे जो रियाज़ करना पड़ता था, मुंह में या तो रुमाल डालना पड़ता था या टावल अपने मुंह के चारों तरफ ढांपना पड़ता था, फिर मुझे रियाज़ करना पड़ता वो था। क्यों? मानू को छे हेर कदींदा दुर्बोला जंगला उड़िया जा, मानू को छे हेर कदींदा। ठीक है कि अपने जीवन में छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित करें और जब वो पूरे होते हैं तो उन्हें सेलिब्रेट ज़रूर करें, क्योंकि उससे मोटिवेशन मिलती है आगे बढ़ने के लिए। और एक चीज़ और है इसमें कि इंसान के जीवन में बहुत बार ऐसा हो जाता है कि वो असमंजस की स्थिति में आ जाता है। हिंदी के में उसके लिए एक शब्द है किम कर्तव्य विमूढ़, कि क्या करूं क्या ना। गीत है सर, उसको सुनाना चाहूँगा। तू माने या ना माने दिलदारा। सुनाइए। तेरे नैना ऐसे काफिर, क्या बताऊं तुझसे आखिर, तेरे नैना ऐसे काफिर, क्या छुपाऊं तुझसे। जिंदगी के सफ़र में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। जिंदगी के सफ़र में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। सुबह आती है रात जाती है, सुबह आती है रात जाती है, यूं ही वक्त चलता ही रहता है, रुकता नहीं। एक पल में ये आगे निकल जाता है, आदमी ठीक से देख पाता नहीं और पर्दे पे मंजर बदल जाता है। एक बार चले जाते हैं जो दिन रात सुबह शाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। डॉक्टर हेमराज भारद्वाज, द अनकॉमन पीपल अनकट में आपका स्वागत है। थैंक यू सर। दियार के एक छोटे से प्राइमरी स्कूल से लेके कुल्लू के कॉलेज तक का सफ़र आप अपने शब्दों में बताइए। जी सर, ये एकेडमिक जर्नी स्टार्ट हुई थी सर हमारे गांव के छोटे से स्कूल, जो गवर्नमेंट स्कूल प्राइमरी स्कूल था, अब तो वो अपग्रेड हो चुका है, सीनियर सेकेंडरी बन चुका है। तो उस समय वो प्राइमरी स्कूल हुआ करता था और वहाँ पे जो मेरी प्राइमरी एजुकेशन हुई, प्राइमरी के बाद हायर तक की एजुकेशन मेरी गांव के स्कूल से ही हुई। उसके बाद मुझे अपनी हायर सेकेंडरी के लिए अपने ननिहाल जलुग्रां जाना पड़ा। वहाँ से मैंने +2 की एजुकेशन कंप्लीट की। आफ्टर देन कुल्लू कॉलेज से ग्रेजुएशन हुआ और उसके बाद बीएड नोबल कॉलेज ऑफ एजुकेशन पंडो डिस्ट्रिक्ट मंडी से मुझे करना पड़ा। उसके बाद मैं एचपीयू चला गया अपना एमए की एजुकेशन लेने के लिए। तो एचपीयू शिमला से मैंने एमए की एजुकेशन ली। उसके बाद मेरा जॉब में आ गया था तो मैंने सर्विस में ज्वाइन किया। लेकिन जो मेरी पीएचडी की पढ़ाई है वो अभी कंप्लीट हुई रिसेंट 2022 में। वहाँ कैरियर पॉइंट यूनिवर्सिटी से मैंने अपनी पीएचडी की पढ़ाई कंप्लीट की। तो इस पूरी यात्रा में आपको मुश्किलें आई होंगी, तो उनके बारे में कुछ बताइए, क्योंकि गांव से तो बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, यस, शहर आते हैं, लेकिन आपकी जो ये यात्रा है ये ख़ास क्यों है? इसमें सर मुझे ये लगता था बचपन से ही, जो मैंने अपने पेरेंट्स को देखा, अपने गुरुजन को देखा, कभी भी मुझे फ्री बैठना थोड़ा
अनकम्फर्ट जैसा फील होता था। मुझे फ्री बैठना बिल्कुल भी पसंद नहीं रहता था। मैं चाहे गाड़ी में सफ़र करता था, चाहे जो भी टाइम मैं स्पेंड इधर उधर यार दोस्तों के साथ करता था, या कभी किसी की शादी में चले गए, देवली में चले गए, इस तरह से जहाँ भी मेले त्यौहार में गए तो मैं टाइम नोट करके जाता था कि मैंने कितना टाइम वेस्ट किया है। उसको मैं घर आने के बाद नोट करता था कितना टाइम मैंने वेस्ट किया है, उसको मैं अच्छे टाइम में उसको यूज़ करता था, लेकिन स्टडी करता था उस टाइम में। लेकिन जो मैंने टाइम स्पेंड किया होता है उसको मैं टाइम नोट करके देखता था कि मैंने कितना टाइम जो है बाहर स्पेंड किया है, उतना ही मैं घर में आके पढ़ता था, चाहे रात के मेरे 11 बज जाते थे या 12 बज जाते थे। तो वहाँ तक मुझे लगता था कि लेकिन गांव का जीवन है, आप तो जानते हैं उस समय प्राइवेट स्कूल का भी इतना नहीं था जितना चलन हो चला है प्राइवेट स्कूल्स का। लेकिन अब तो बहुत सारी चीज़ें हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन हमारा समय कुछ और था। तो ये सफ़र सर यूँ ही चलता रहा। पीएचडी में क्या विषय था आपका? पीएचडी में सर मेरा विषय था कुल्लवी और लाहौली संस्कृति का तुलनात्मक अध्ययन। तो उस पर मैंने रिसर्च किया और उसमें मेरे गाइड थे डॉक्टर उर्सेम लता जी। आजकल तो बनारसा कॉलेज में एज ए प्रिंसिपल कार्य कर रहे हैं। आपको संगीत का शौक़ कब से हुआ है? संगीत सर, मैं मानता हूँ कि संगीत हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। जिस व्यक्ति के जीवन में संगीत नहीं है तो वो बिना आत्मा का शरीर है। सर, संगीत का शौक़ मुझे तब जगा जब मैं अपनी +2 की पढ़ाई करने के लिए अपने ननिहाल जलूग्रां गया। वहाँ मेरी मुलाकात मेरे मामा जी से, जो किशन जी हैं, उनसे मुलाकात हुई। वो बहुत अच्छा गाते हैं, आज भी वो बहुत सारे कार्यक्रम देते हैं। तो उनके साथ बैठना होता था। मुझे उस समय मालूम नहीं था कि किस बाबत ये संगीत मुझे इस कदर आगे ले आएगा या मेरी रुचि इसमें इतनी जग जाएगी और मेरे जीवन का एक अभिन्न अंग बन जाएगा। तो होता यूँ था कि शुरू में जब उनके साथ महफ़िल में बैठते थे तो वो बहुत अच्छा गाना बजाना करते थे। तो हमें कहते थे कि अगर आपको गाना बजाना नहीं है, कम से कम साथ तो बैठिए, तालियां तो बजा सकते हैं आप लोग। तो सर वैसे ही तालियां बजाने से ये सफ़र शुरू होता है और धीरे धीरे शौक़ जग गया। जब जिस परिवेश में हम रहते हैं तो ऑटोमेटिकली ये स्वाभाविक है कि हम लोग उसमें जुड़ जाते हैं। तो सर फिर वो अपने साथ बिठाते थे और सिखाते थे। मुझे हारमोनियम बजाने का शौक़ पैदा हुआ। फिर मैंने उनसे सीखा। मेरे संगीत के पहले गुरु की अगर बात करूं मैं तो वही हैं। तो फिर सर वो अपने साथ हमें जागरण में, जो भी हमारे जन्माष्टमी हो गया, शिवरात्रि हो गया, ऐसे जागरण में ले जाते थे और ज़बरदस्ती हारमोनियम देते थे कि चलिए बजाइए आप अब। तो सर वहाँ पे एक आध गाने का मौका मिलता था तो वो गाते थे, तो हमें भी गाने का शौक़ वहाँ से पैदा हुआ। उसके बाद ये अनवरत लगातार सफ़र जारी रहा। कॉलेज में पहुंचा तो वहाँ पे एक मित्र थे, वहीं उसी साइड से जलूग्रां से, हमारे टी.एल. वर्धन साहब, हम प्यार से थरी भाई करके उनको बुलाते थे। तो ये बड़ा रोमांचक सफ़र है सर। जो मैं जब कुल्लू कॉलेज में आया फर्स्ट ईयर में, 2005 की बात है ये, तो वहाँ पे जब उन्हें लगा कि ये बहुत अच्छा गाता है तो उन्होंने मुझे वो स्टेज तक ले गए। पीपल मेला जो बसंतोत्सव है वहाँ पे ले गए और जब उनका कार्यक्रम था, मेरा तो कोई कार्यक्रम नहीं था वहाँ पे, उन्होंने अपना गीत गाया। जैसे उन्होंने अपना गीत ख़त्म कर दिया तो मेरा नाम अपने आप उन्होंने अनाउंस कर दिया, तो मुझे जाना पड़ा। तो सर मैं गया, स्टेज पे गया और गाना तो मैंने बहुत अच्छा गाया। बॉर्डर मूवी का गाना था, संदेशे आते हैं, वो गाया। लेकिन वो मेरी आत्मा जानती है कि मैंने उसे कैसे कंप्लीट किया। मैं ऑडियंस को फेस नहीं कर पाया सर। पूरा गाना मैंने आंखें बंद करके गाया और पूरे गाने में मेरे हाथ में माइक ऐसे कामता रहा। आपका वो पहला गीत था, पहला, तो अभी उसको थोड़ा गा के सुनाइए। गुजरने वाली हवा बता, मेरा इतना काम करेगी क्या, मेरे गाँव जा, मेरे दोस्तों को सलाम दे। इस तरह से ये बहुत लंबा है सर गीत। बहुत खूब। आप कुल्लू कॉलेज में पढ़ाते हैं? जी सर। और आप स्टेज शोज़ भी करते हैं? जी सर। ये दोनों अलग विधाएं हैं जी। तो इन दोनों को जब आप स्टेज शोज़ करते हैं तो उसकी तैयारी के लिए आपको वक्त मिलता है, और आपको स्टेज शोज़ करने अच्छे लगते हैं या आपको कुछ ऐसे गीत गाने अच्छे लगते हैं जो सिर्फ आप अपने लिए गाना चाहते हैं या अपने दोस्तों के बीच गाना चाहते हैं? ये सर बहुत अच्छी बात है। ये मेरे शौक़ से जुड़ा हुआ प्रश्न आपने पूछ लिया। ये मेरा शौक़ भी है सर कि मैं जब भी फ्री बैठता हूँ, अब मुझे लगता है कि संगीत इंसान को तनाव मुक्त कर देता है। कितनी भी हमें परेशानी हो, समस्याएं हो, अगर हम थोड़ी देर अच्छा संगीत सुन लेते हैं, या मेरा तो चलो ये भी है कि मैं साथ में गाता भी हूँ, गुनगुनाता भी हूँ,
तो सर बस वैसे ही जब घर आ जाता हूँ शाम को तो संगीत हारमोनियम पकड़ लेता हूँ या मैंने छोटा सा म्यूज़िक सिस्टम रखा उस पर गा लेता हूँ। जो आपने कहा कि समय कैसे निकाल पाता हूँ, सर ये मेरा शौक़ है, मुझे कहीं ना कहीं से समय इसके लिए निकालना ही पड़ता है। पैशन मेरा टीचिंग है, लेकिन जो मेरा शौक़ है, मैं सिंगिंग लाइन में जाना चाहता था, लेकिन परिस्थितियाँ कई बार ऐसी पैदा हो जाती हैं कि हम ना चाहकर भी उस चीज़ को नहीं कर पाते हैं, चाहे वो हमारे आस पड़ोस परिवेश की स्थितियाँ हो या जैसे भी घर का परिवेश रहा हो। तो उस वजह से सर बहुत सारी दिक्कतें भी आती हैं, लेकिन मैं इसको सर एंजॉय करता हूँ। बच्चों के बीच में, क्लासरूम में, मंच पे, ऑलमोस्ट हिमाचल में भी मैं लगभग सब जगह अपने स्टेज शो कर चुका हूँ सर। आप क्योंकि बहुत अच्छा गाते हैं तो आप रियाज़ कब करते हैं और कैसे करते हैं? जी सर, रियाज़ का ऐसा है सर कि हारमोनियम घर में होता है, जब भी फ्री होता हूँ तो रियाज़ कर लेता हूँ। और विशेष रूप से शाम के टाइम रियाज़ करने का मौका मिलता है। और इसमें एक छोटा सा मैं इंसिडेंट सुनाना चाहूँगा सर आपको रियाज़ से संबंधित। जब मैं यूनिवर्सिटी में अपनी एमए की पढ़ाई पूरी कर रहा था तो वहाँ पे जो मेरे ऑनर होते थे तो उनको शोर बिल्कुल पसंद नहीं था। तो मुझे उस समय एक ऐसा भूत सवार था कि राहत फ़तेह अली खान साहब के मैं ज़्यादा गाने सुनता था और उनके गाने पे ज़्यादा रियाज़ करता था। वो तार सप्तक में होता था। तो सर वो बहुत बार कहते थे कि तुम बहुत शोर मचाते हो, तुम बहुत ऊंचा गाते हो। तो सर मुझे जो रियाज़ करना पड़ता था, मुंह में या तो रुमाल डालना पड़ता था या टावल अपने मुंह के चारों तरफ ढांपना पड़ता था, फिर मुझे रियाज़ करना पड़ता था। वो क्यों? क्योंकि सर मैं तार सप्तक में रियाज़ करता था और जो ऑनर थे वो सेकंड फ्लोर में रहते थे, तो उनको बड़ा शोर आता था क्योंकि मुझे दरवाजे खिड़की में कुंडी लगा के रियाज़ करना पड़ता था और ये सब मुझे करना पड़ा। और मुझे लगता है कि जो हमने कहानी सुनी थी सर बचपन में, प्यासा कौवा की, जहाँ चाहा वहाँ रहा। अगर इंसान में कुछ करने का जज्बा, जुनून है, जोश है, तो सफलता उसका पाँव नहीं रोक सकती। तो वो ज़रूर अपने जीवन में सफल होगा अगर वो शिद्दत के साथ मेहनत करता है। तो कौन से गाने हैं जो श्रोता आपसे फरमाइश करते हैं कि डॉक्टर हेमराज ये गीत हमें सुनाइए? बहुत सारे लोगों का मानना है कि सर मैं बहुत सारे पुराने गीत गाता हूँ। रफ़ी, किशोरदा जी, रफ़ी साहब हो गए, मन्ना डे हो गया, मुकेश जी हो गए, उनके गीतों को मैं बहुत सुनता हूँ। घर का परिवेश ही ऐसा था, पापा बहुत ज़्यादा ओल्ड सॉन्ग सुनते थे, तो मेरा भी उसी में रुझान ज़्यादा है। लेकिन अब तो बहुत सारे सिंगर, अरिजीत को लोग बहुत सुनते हैं, सुनना पसंद करते हैं। तो बस सर जितने भी नए सिंगर आ रहे हैं, बहुत अच्छे सिंगर आ रहे हैं, मैं भी उनको सुनता हूँ और गुनगुनाता हूँ। क्योंकि जब हम स्टेज पे जाते हैं तो कई बार ऐसे ऑडियंस की डिमांड रहती है कि हम पुराने गाने तो चलो अपने शौक़ के लिए गाते हैं, उनकी चॉइस का भी ध्यान रखना पड़ता है। आप कुल्वी में या क्षेत्रीय भाषाओं में या पहाड़ी में गीत गाते हैं? जी बिल्कुल सर, क्योंकि ये तो हमारी मातृभाषा ही है, जो हमारी कुल्वी है, कुल्वी बोली है। तो कोई एक गीत सुना दीजिए पहाड़ी में। पहाड़ी गीत सर जो बहुत ही पारंपरिक गीत है हमारा, और गोपाल शर्मा जी का, अभी तो गोपाल शर्मा जी का है क्योंकि उन्होंने गाया वो, लेकिन जो ट्रेडिशन फोक सॉन्ग है पता नहीं किसका है, क्योंकि लोक साहित्य जो मैं हाथ में किताब लेके चला हूँ, ये होता ही है कि जो इसका रचनाकार होता है या रचनाकाल होता है वो अज्ञात होता है। तो सर वही एक गीत है मोनाल के ऊपर, जो हमारा राजा पक्षी था, पहले था, अब तो जुजुराना है। दुर्बोला जंगला उड़िया जा, माणू को छेर कदींदा। दुर्बोला जंगला उड़िया जा, माणू को छेर कदींदा। बड़े खराब हुआ सी माणू, होरी बेजीने देना इन्हें नी जानू। तोप दी लागी तो भे बंदूकेरी नाल, बनी है कलगी तेरी जानी बेकाल। केतरा शोभला, केतरा शोभला सीड़ू मोनाल, बनी है कलगी तेरी जानी बेकाल। केतरा शोभला। बहुत खूब, बहुत खूब। आप कुल्वी में गीत लिखते भी हैं? मैं कविताएं लिखता हूँ सर कुल्वी में, गीत तो मैंने आज तक नहीं लिखे। अगर लिखे होते तो डेफिनेट मैं उसकी एक एल्बम मार्केट में। आपको लगता है कि गीत लिखने चाहिए? बिल्कुल सर, कल्चर को संजोए रखना हमारा फ़र्ज़ है। जब मैं बुक्स लिख रहा हूँ अपनी लोक संस्कृति को बचाने के लिए
तो मुझे लगता है कि गीत, जब मैं कविताएं लिख सकता हूँ तो गीत भी लिखने चाहिए। ये लोक साहित्य पे आपकी पुस्तक है, इसके बारे में कुछ बताइए। सर इसका भी सफ़र बड़ा रोमांचक रहा है। जब मैं पीएचडी कर रहा था तो मेरा पीएचडी का जो टॉपिक, जैसे आपने पूछा, कुल्लवी और लाहौली लोक साहित्य एक तुलनात्मक अध्ययन है। जब मेरी फ़र्स्ट अपॉइंटमेंट एज ए कॉलेज कैडर में असिस्टेंट प्रोफेसर हुई थी तो वो लाहौल स्पीति का कुकुमसेरी कॉलेज था। तो वहाँ पे जब मैंने पढ़ाना शुरू किया सर, तो वहाँ पे टेक्स्ट बुक नहीं आती थी। तो जब मैंने पता किया बुक शॉप में तो उन्होंने कहा कि टेक्स्ट बुक नहीं है, हेल्प बुक आती है इसकी। तो मुझे बहुत अजीब लगा सर कि क्लासरूम में किस तरह से हम हेल्प बुक लेके जाएंगे, हम क्या संदेश देंगे बच्चों को। तो सर मैंने अपने गाइड से बात की, जो डॉक्टर उसेम लता जी हैं, उनसे बात की कि मैम क्या मैं किताब लिख सकता हूँ इस पर, क्योंकि वो मेरे टॉपिक से थोड़ा मिलता जुलता था लोक साहित्य का। तो 20% ये जो मेरी थीसिस है उसी का ही लिखा हुआ है। तो इसलिए मुझे लगा सर कि लोक साहित्य पे लिखना चाहिए, क्योंकि लोक साहित्य एक ऐसी चीज़ है, हम अपने समाज में जीते हैं, रहते हैं, लेकिन हमें उस सही ढंग से उसका मालूम ही नहीं है कि वो है क्या चीज़। तो इसलिए मुझे लगा कि सर बुक लिखना ज़रूरी है और संस्कृति को बचाने के लिए। आपको लगता है कि हमारा जो युवा वर्ग है, खासकर हिमाचल में, वो अपनी लोक संस्कृति से हट रहा है? बिल्कुल सर, आए दिन हम देखते हैं कि जहाँ भी कोई धार्मिक त्यौहार होता है, गाँव में विशेष रूप से ये मनाए जाते हैं, तो वहाँ पे जब भी युवा पीढ़ी जाता है तो उसको एंटरटेन करता है, कभी जानने की कोशिश नहीं करता है कि ये मेला कब से शुरू हुआ, अगर ये देवते की याद में मनाया जाता है, ये देवता अगर इस गांव में है तो इसका अस्तित्व कब से है, ये कैसे यहाँ पे आया ये देवता। तो वहाँ पे जाते हैं और फोटोग्राफी वीडियोग्राफी करते हैं और सोशल मीडिया में डाल देते हैं। लेकिन अब थोड़ा सा मैं कर रहा हूँ सर, बच्चों को मोटिवेट कर रहा हूँ कि इस चीज़ में, क्योंकि हम कहीं भी खड़े हो जाते हैं, हमारे आस पड़ोस में जैसे घास है तो हमें घास का नाम ही मालूम नहीं है, पेड़ पौधे का नाम ही मालूम नहीं है, तो हमें कल्चर के बारे में क्या पता होगा। तो मुझे लगता है कि सर इसको बचाना है तो आगे आना पड़ेगा सर। संगीत पे लौट के आते हैं, आपके फेवरेट सिंगर कौन है? किसी भी भाषा में, हिंदी की ज़रूरी नहीं है सर। पर्टिकुलर किसी एक सिंगर का नाम लेना तो मैं मानता हूँ कि ये अनजस्टिफाई है। बचपन से बहुत सारे सिंगरों को सुना है, रफ़ी साहब को, जैसे मैंने कहा, किशोर दा को, मुकेश को, मन्ना डे साहब को हम सुनते आए हैं। कुमार, उसके बाद कुमार शानू, उदित नारायण वगैरह, अरिजीत का नाम मैंने लिया। धीरे धीरे सर मुझे लगता है कि जो हमारा परिवेश है, जिस परिवेश में हम रहते हैं, जैसे संगीत मेरे बड़े सुनते आए, कहीं ना कहीं वो छाप अंदर है। तो वही मैं बात करना चाहूँगा सर कि मैं किशोर दा, जो पुराने सिंगर हैं, उनको मैं ज़्यादा सुनना पसंद करूँगा सर। आपका फेवरेट सॉन्ग कौन है किशोर दा का? किशोर दा का फेवरेट सॉन्ग सर मेरा ज़िंदगी के सफ़र में गुजर जाते हैं जो मौका। और कोई दूसरा? अभी तो याद नहीं आ रहा सर। आपको घर फिल्म के सॉन्ग अच्छे लगते हैं? घर फिल्म के सॉन्ग सुने हैं सर मैंने। आपकी आंखों में, बहुत खूबसूरत, उसे गाइएगा कभी। ओके सर। आपको लगा कि कभी फलां सिंगर के साथ मुझे स्टेज शेयर करना है? हाँ सर, ये ख्वाहिश तो अभी भी है। एक छोटा सा इंसिडेंट है सर, मैं वो सुनाना चाहता हूँ आपको। ये बात शायद 2006-07 की रही होगी। मैं कुमार शानू का बहुत ज़बरदस्त फ़ैन, क्योंकि हमारी एक उम्र की एक ऐसा सोपान, एक स्टेप ऐसा आता है कि हम किसी सिंगर को बहुत फेवरेट मानते हैं। तो सर कुमार शानू को कुल्लू दशहरे में बुलाया गया था और उसी दिन मेरा भी कार्यक्रम था। हमें तो 5 मिनट मिलते थे उस टाइम, अब थोड़ा सा ज़्यादा समय मिलता है। तो सर कुमार शानू साहब गा रहे थे मंच पे और हम लोगों को सिक्योरिटी गार्ड ने बाहर निकाल दिया, सबको निकाल दिया। तो मैं बाहर गेट पे आके सर नीचे बैठ के रोने लगा। तो वो कहे कि क्या बात है भाई, क्यों रो रहे हो आप? मैंने कहा भाई मुझे मिलना है उनसे, मुझे एक फ़ोटोग्राफ लेना है उनके साथ। इच्छा तो ये होती थी कि बड़े सिंगर के साथ हम मंच पे गाएं, पर से ये मुझे लगता है कि ये नामुमकिन है, क्योंकि समय की बहुत सारी चीज़ें रहती है, उनका प्रोटोकॉल रहता है कि किस तरह से वो। तो ये सर मेरी इच्छा है कि मैं कभी अगर कुल्लू में सोनू निगम साहब आते हैं या अरिजीत सिंह आते हैं तो मैं उनके साथ ज़रूर सर स्टेज शेयर करूँ। ये अंतिम सवाल है। युवा वर्ग है जिसके मन में बहुत सारी ख्वाहिशें हैं, बहुत सारे सपने हैं, बहुत कुछ वो करना चाहते हैं जी, लेकिन वो कर नहीं पाते। तो उनके लिए आपको कुछ कहना है कि अगर उनका कोई पैशन है, जैसे आप पढ़ाते भी हैं, आप गाते भी हैं, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे, बहुत सारे युवा ऐसे होंगे जो 2, 3, 4 काम करना चाहते हैं लेकिन वो कर नहीं पाते, अपने पैशन को वो बढ़ा नहीं पाते। तो उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? बहुत अच्छी बात है सर जो आपने पूछी। मुझे लगता है कि सर आज का जो युवा है वो नशे में ज़्यादा डूबता जा रहा है
और नशे में भी अगर मैं मानूँ मोबाइल फ़ोन की बात करूँ मैं, उसमें उसको बहुत आदी हो गया मोबाइल फ़ोन का। तो मुझे लगता है कि मोबाइल को एक लिमिट के हिसाब से यूज़ करें तो कोई बुराई भी नहीं है। बट अगर युवाओं को संदेश देना चाहूँ तो मुझे लगता है कि उनको अपने अंदर का जो टैलेंट है वो पहचानना चाहिए और ईमानदारी के साथ, एक जज्बे के साथ, जुनून के साथ, जोश के साथ जो है आगे बढ़ना चाहिए और हर काम को अपना आखिरी समझकर करना चाहिए। एक गीत भी है सर कि अपना हर पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। और साथ में सर एक मूवी 3 इडियट्स मूवी आई थी, उसका एक संदेश मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं अक्सर बच्चों को कहता हूँ कि काबिल बनो, काबिलियत झक मारकर पीछे आ जाए। लगता है कि इंसान को समय की कदर करनी चाहिए क्योंकि समय एक घोड़े की तरह है। अगर हम समय के साथ चलते हैं, मीन्स अगर लगाम से उसको पकड़ते हैं तो वो हम उसको नियंत्रण में कर सकते हैं। अगर हम समय के पीछे चलते हैं कि जो चीज़ चली गई है हमें उसका रेग्रेट हो रहा है, दूसरे तीसरे दिन हो रहा है, तो मुझे लगता है कि वो एक घोड़े की लात पकड़ने के बराबर है क्योंकि वो फिर लात मार के इतनी दूर फेंक देगा कि फिर संभलना मुश्किल हो जाता है इंसान को। और साथ में मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इंसान अगर कुछ बनने की जो उसके सपने होते हैं वो कि वो कुछ बनना चाहता है, अगर सपने देखने की बजाय अगर वो कुछ करने के सपने देखें तो ज़्यादा बेटर है। और मैं ये भी साथ में कहना चाहूँगा कि जो हमारे श्रोतागण हैं या जो उसमें विशेष रूप से मेरे विद्यार्थी हैं कि अपने जीवन में छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित करें और जब वो पूरे होते हैं तो उन्हें सेलिब्रेट ज़रूर करें क्योंकि उससे मोटिवेशन मिलती है आगे बढ़ने के लिए। और एक चीज़ और है इसमें कि इंसान के जीवन में बहुत बार ऐसा हो जाता है कि वो असमंजस की स्थिति में आ जाता है। हिंदी के में उसके लिए एक शब्द है किम कर्तव्य विमूढ़, कि क्या करूं क्या ना करूं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि उस समय आप अपने दिल की सुने और उस कार्य को करें जो आपका दिल कहता है क्योंकि उसमें सफलता और असफलता मैटर नहीं करती है, उसमें मैटर करेगा आपका एक्सपीरियंस जो आपको बहुत आगे लेके जाएगा। ये इंटरव्यू ख़त्म करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप एक गीत सुनाएं जो आप सुनाना चाहते हैं। ओके सर। मैं लखविंदर बदाली साहब का एक बहुत प्रसिद्ध गीत है सर, उसको सुनाना चाहूँगा। तू माने या ना माने दिलदारा। सुनाइए सुनाइए। तेरे नैना ऐसे काफिर क्या बताऊं तुझसे आखिर, तेरे नैना ऐसे काफिर क्या छुपाऊं तुझसे आखिर, तू तो जाने मेरी सारी चोरियां, तेरे पीछे चल दूं मैं आंखें मीचे, तेरे हाथों में है मेरी डोरियां। हाँ तू ही चन मेरा, तू ही मेरी रातां, तू ही धूप मेरी, तू ही बरसाता वे यारा तेनू सब मनिया, तू माने या ना माने दिलदारा, असां ते तैनू रब मनिया। बहुत खूब, बहुत खूब। थैंक यू सर। डॉक्टर हेमराज भारद्वाज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप ऐसे ही गाते रहें और लोगों के दिलों के करीब आते रहें। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू।